तो बच्चों आज हम जो है पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। पार्ट 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप पहले वो तीनों पार्ट कवर कर लेना। ठीक है। और इसके आप थोड़ा अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस जो आप हैं क्वेश्चंस को भी आप नोट डाउन कीजिए, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम टाइम में इसको रिवाइज करेंगे तो क्वेश्चन अगर लिखा रहेगा आपकी कॉपी में तो आपको समझ में आएगा कि ये किस चीज़ का आंसर है ना। केवल आंसर आंसर नोट ना करें। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आज जो हम कर रहे हैं उसमें लिखा है टू वायर्स ए एंड बी ऑफ डिफरेंट मेटल्स हैव देयर लेंथ इन रेशियो 1:2। ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दो वायर है आपके सामने। एक वायर का नाम आपने ए रख दिया है। ठीक है। और एक वायर का नाम क्या रख दिया है, बी। एक की लेंथ आपने मान लीजिए 1 ले ली है, तो दूसरे की लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि रेशियो 1:2 का है। एंड देयर रेडियाई आर इन 2:1। और पहले वाले की रेडियस अगर 2 है तो दूसरे वाले की रेडियस क्या होगी, 1। यानी पहले वाले का एरिया अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 पाई पहले वाले का एरिया। तो दूसरे वाले का एरिया क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, यानी कि, अच्छा इसको मैं R2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, और ये R1 था, तो यहाँ पर पाई R2 स्क्वायर यानी कि पाई आ जाएगा केवल। तो ये दूसरे वाले का एरिया आ गया। ठीक है। पहले वाले का एरिया कितना आया है, वो आया है 4 पाई, और दूसरे का पाई। रेशियो मैंने कंसिडर किया है। ठीक है। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि आई वी ग्राफ गिवन है, आई वर्सेस बी का ग्राफ आपको गिवन है। ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस का रेशियो हमें निकालना है। और एक बात इसने लिखी है कि डिफरेंट मेटल है। डिफरेंट मेटल का मतलब इनकी रजिस्टिविटी जो है वो अलग अलग होने वाली है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, वो होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है। और अपॉन में दूसरा रजिस्टर अगर R2 करेंगे, R1 अपॉन R2 करेंगे, तो यहाँ पर रो L2 अपॉन A2 करना पड़ेगा। देखो L1 L2 तो हमें पता है रेशियो, A1 A2 भी पता है, लेकिन रो वन रो टू नहीं पता है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इससे बात अभी बन नहीं पाएगी, रेजिस्टेंस का रेशियो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि रो वन रो टू हमें मालूम नहीं है। ठीक है। तो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे इस ग्राफ से। ठीक है। तो हमें पता है कि जो V वर्सेस I का कर्व है ना, V वर्सेस I का अगर कर्व होता है, जैसे वोल्टेज ऊपर करंट नीचे, तो ग्राफ का जो स्लोप है, जो ये एंगल है, यानी कि टेन थीटा स्लोप, वो क्या दिखाता है, रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर इसने I ऊपर लिखा है और V को नीचे लिखा है, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल क्या दिखाएगा, ये एंगल 1/रेजिस्टेंस दिखाएगा। जैसे बी वाले ग्राफ का एंगल कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो बी वाले का रेजिस्टेंस अगर हम निकालेंगे या स्लोप निकालेंगे, 1045 आ जाएगा वो। ठीक है। बी वाले का स्लोप कितना आ जाएगा, 1045, यानी कि 1। तो जो इसका स्लोप है इसका उल्टा क्या होगा, रेसिप्रोकल, वो भी 1 ही होगा, यानी कि बी वाले का स्लोप आ गया है 1, है ना। ऐसे ही ए वाले का एंगल अगर आप देखोगे तो वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो ए वाले का रेजिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ए वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, वो होगा इसका रेसिप्रोकल, इसके स्लोप का रेसिप्रोकल। ठीक है। तो यहाँ पर 1030 डिग्री आपको निकालना है। तो 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो याद रखना है ये 1/√3 जो है ये रजिस्टेंस नहीं है, ये है 1/रेजिस्टेंस, है ना, क्योंकि इसने आई को ऊपर लिखा है और वी को नीचे। तो यहाँ से रजिस्टेंस क्या निकल के आएगा आपका, वो आ जाएगा √3। तो आर ए और आर बी का रेशियो हमसे पूछना था। तो आर ए आपका कितना आया, √3, और आर बी क्या आया, 1। तो पहले का आंसर आ जाएगा √3। अब दूसरे में उसने पूछा है रजिस्टिविटी। हालांकि इसने सिग्मा सिंबल यूज किया है, आप रो भी समझ सकते हो, ये रो होता है। तो रो ए अपॉन रो बी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखो वो आप कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं आप, इसमें R1/R2 हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो इससे हम निकालेंगे। ठीक है। तो R1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, वो आप देख रहे हैं √3। तो मैं यहाँ पर रखूंगा √3, और R2 का मतलब RB है मेरा, और R2 या RB की वैल्यू हमारे यहाँ पर कितनी निकली है, 1। तो अपॉन में 1 पुट कर देंगे। अब राइट साइड में क्या है, रो 1 L1/A। तो रो 1 तो हमें मालूम नहीं है, बट L1 हमें मालूम है, यहाँ पर लेंथ हमने 1 ले रखी थी। ठीक है ना। और ए हमें मालूम है, A1 हमने कितना माना था यहाँ पर, 4 पाई। तो हम वैल्यू रख देते हैं।
अब देखो फॉर्मूले में नीचे क्या आ रहा है, रो टू L2/A2। तो रो टू तो हमें मालूम नहीं है, ये हमें निकालना है। और L2 हमें मालूम है इसकी लेंथ, ये देखो यहाँ पर सेकंड वायर की लेंथ कितनी है, 2। तो ये वैल्यू पुट कर दी। और जो एरिया 2 है वो भी हम यहाँ पर कंसिडर कर चुके हैं, पाई। तो एरिया 2 हमारा आ गया है पाई। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेशियो आ गया है √3/1 इक्वल टू रो 1/8√2। ठीक है, 8 रो 2। तो यहाँ पर 8 को आप इधर भेज दीजिएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, रो 1/रो 2 इक्वल टू 8√3, रेशियो 1। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द करेंट्स फ्लोइंग थ्रू द ब्रांचेस A B B C, है ना, इन द नेटवर्क। तो देख लेते हैं क्या क्या इसमें गिवन है। देखो एक 5 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर है, एक 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और ये 5 ओम के रेजिस्टेंस है। तो देखो इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं, किरचॉफ लॉ की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ माइनस लिखा प्लस, यहाँ भी माइनस प्लस, ठीक है। तो 5 वोल्ट से हमने एक करंट निकाला I1, वो I1 करंट जाएगा ऊपर को, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो यहाँ पर चला जाएगा आपका I1 करंट इस R1 इक्वल टू 10 ओम में। फिर मान लीजिए 10 वोल्ट से आपने निकाला कितना, I2 करंट, ठीक है। तो वो I2 करंट भी किधर चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, ठीक है ना, इसी R1 में। तो I2 इधर चला जाएगा, अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब इस ब्रांच में आपका लौट के आ जाएगा I2। देखो जितना बैटरी से निकला है उतना लौट के वापस आना होता है, ठीक है। I2 वापस आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस I2 इसमें से वापस आएगा, और फिर यहाँ पर लौट के I2 वापस आ गया। ऐसे ही इस बैटरी से 5 वोल्ट से I1 निकला था, वो 10 ओम में गया और यहाँ से लौट के आया, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और इसमें कितना गया आपका रेजिस्टेंस, करंट कितना गया इसमें, I1, ठीक है। और ये I1 लौट के वापस आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। अब एक बार मैं इस लूप में रोटेट करता हूँ, ठीक है ना, इस वाले लूप में रोटेट कर जाओ आप, और एक बार इस वाले लूप में रोटेट कर जाओ। तो इस लूप में हम ए से चलना चालू करते हैं। मान लीजिए ए से बी तक जाएंगे आप, है ना, इस तरीके से ए से बी को जाएंगे, तो आप माइनस से प्लस में जा रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे प्लस का IR, यानी कि I1 × 5। और फिर आप बी से नीचे को आएंगे, तो इस माइनस से कहाँ को आएंगे, प्लस को। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस का IR, यानी कि प्लस का R तो आपका 10 है, और I कितना है इसमें, I1 + I2। फिर आप यहाँ M पर आ गए, फिर आप प्लस से माइनस जाएंगे, तो माइनस का 5 वोल्ट लिखेंगे आप, ठीक है। फिर N पर आ गए, और N से वापस आप क्या करोगे, A पर जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, अपनी जगह वापस आ गए, तो इक्वल टू आपने क्या कर दिया है, 0। अब देखो इसमें I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, तो इसको सॉल्व करके हम एक इक्वेशन बना लेते हैं I1 I2 में। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। अब हम जाएंगे सेकंड वाले लूप में। देखिए सेकंड लूप में हम बी से चलना स्टार्ट करते हैं, मान लो क्लॉकवाइज, और यहाँ से ऐसे जाते हैं, है ना, फिर ऐसे ही घूमते रहेंगे प्लस से माइनस, और वापस आ जाएंगे बी पर। तो देखो बी से आप चलेंगे पहले प्लस से माइनस की तरफ को, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस का IR, आई का मतलब I2 × 5। फिर आप इस प्लस से जाएंगे माइनस को, तो माइनस का IR, यानी कि माइनस का 20 I2। फिर आप डी पर आ गए, अब डी से आप इधर को जाएंगे माइनस से प्लस को, तो आप लिखेंगे प्लस का 10, ठीक है। फिर आप देखो एम पर आ चुके हो, अब आप प्लस से कहाँ को जाओगे, माइनस को, तो आप लिखोगे माइनस का IR। अब आई कितना है इसमें, I1 + I2, और आर कितना है इसमें, वो है 10। अब देखो आप बी पर आ गए, तो आप इक्वल टू क्या लिख दोगे, 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसमें I2 आ रहा है, फिर से I2 आ रहा है ना, यहाँ I1 आ रहा है, तो I1 I2 में एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये देखिए आपकी इक्वेशन 2 बन के तैयार हो गई है, ठीक है। अब आपको इक्वेशन 1 को और 2 को आपस में सॉल्व करना है। I1 I2 में इक्वेशन है, तो सॉल्व करके कोफिशिएंट इक्वल करके सॉल्व करना है, और आपको आंसर निकालना है, ठीक है। इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, क्योंकि 2 3 जा ये 6 हो जाएगा, और इक्वेशन 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, जिससे ये भी 6 हो जाएगा। फिर आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मैं कोफिशिएंट इक्वल कर रहा हूँ I1 के, और आपस में क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मेरा I2 आ गया है 4/17। ऐसे ही मैं I2 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ और I1 निकाल देता हूँ।
देखो यहाँ पर ये I2 है, तो इस I2 की जगह मैं लिख रहा हूँ 4/17। फाइनली हमारा आंसर आ गया है I1 इक्वल टू 3/17। अब इसने क्वेश्चन में ए बी ब्रांच में करंट पूछा था, तो ए बी ब्रांच में मेरा I1 आ रहा था, तो I1 मैंने अभी निकाला, वो क्या आया था 3/17, ठीक है। और बी सी ब्रांच में करंट पूछ रहा है, तो देखो बी सी ब्रांच में तो I2 करंट आया था, और I2 कितना आया था, यहाँ पर देखो 4/17। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस of a conductor increases by 25% of its value at 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर दिस मच, तो ये तो अल्फा की वैल्यू होती है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में ऐसा करना है हमें कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस बाय 25% बोला है ना, तो देखो सबसे पहले क्या रहा होगा, कोई रजिस्टर रहा होगा, उसका रेजिस्टेंस हमने आर मान लिया, ठीक है। और इसका कोई टेम्परेचर रहा होगा T1, और ये T1 कितना है, ये है 27 डिग्री सेल्सियस। शुरुआत में देखो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, और इसका कुछ रेजिस्टेंस है, अब वो कितना है हमें नहीं पता, तो हमने आर एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद ये बोल रहा है कि टेम्परेचर को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, है ना, 27 से ज़्यादा करते हैं, कितना करते हैं ये नहीं पता, फाइनल टेम्परेचर वही हमें निकालना है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये रजिस्टेंस जो नया वाला है, ये पुराने रजिस्टेंस के बराबर तो है ही है, और उससे थोड़ा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है, यानी आर का 25% ज़्यादा है। यानी कि फाइनल रजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 1 जा 4 एंड 1 5, तो 5R/4, समझ गए। तो ये हमारा फाइनल रेजिस्टेंस आने वाला है, और इनिशियल रेजिस्टेंस हमारा क्या है, वो हमने आर मान लिया है, ठीक है। और ये अल्फा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। तो देखो इसमें हमें रेजिस्टेंस वेरिएशन का फॉर्मूला लगाना है। हम जानते हैं ये फॉर्मूला क्या होता है, आर फाइनल इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब T2 - T1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें लगाना है। अब देखो इसमें वैल्यू क्या गिवन है, आर फाइनल की जगह हम क्या लिखेंगे, 5R/4। आर नॉट की जगह क्या लिखेंगे हम, खाली आर। 1 की जगह 1, एल्फा की जगह देखो ये वैल्यू गिवन है, मैंने अभी बताया, तो ये पुट कर देते हैं 2 × 10⁻⁻4। अब T2 - T1 में हमें T2 तो पता नहीं है, और T1 हमें पता है 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखो इस पूरी इक्वेशन में केवल T2 नहीं पता है, बाकी सब हमें पता है। देखो R से R तो कट गया, बाकी सब वैल्यू हमें पता है। तो अब इसे सॉल्व करके हम T2 निकाल रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है इतना 1277, ठीक है। एक बार इसको आप दोबारा करके देख लीजिएगा। देखो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद खुद से ट्राई करनी है। अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए, अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं 90% अबव, हमेशा ये न्यूमेरिकल को देख के कॉपी मत कीजिए आप, है ना। इसको पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, रफ में सॉल्व करना है क्वेश्चन को, रफ में, ठीक है। और वो होता है आपसे अच्छी बात है आंसर, फिर आप मेरे आंसर से मैच करना, अगर होता है अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ से समझ लीजिए। फिर आपको एक फेयर नोटबुक इसकी बनानी है, उसमें नोट कर लेना है, ठीक है। वो नोटबुक आपके रिवीजन के लिए काम आएगी, तो उसमें ज़्यादा मिस्टेक या कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा, इसलिए रफ में आप करना कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इन द गिवन नेटवर्क कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड एम। ए पॉइंट देखो आपका कहाँ पर है, ये रहा ए पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर है आपका एम पॉइंट, इनके बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि एंड पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। देखो अगर आपने इसका पूरा आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, ठीक है ना, आर इक्विवेलेंट अगर आप निकाल लेते हैं, और नीचे आपकी कितने वोल्ट की बैटरी लगी है ना, नीचे आप देखो ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और ये आर इक्विवेलेंट में क्या चीज़ बोल रहा हूँ, ये जो पूरा सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस आपको ऐसे दिख रहे हैं, इन सबको जोड़ के सीरीज पैरेलल में कुछ तरीके से हमने ऐड किया। मान लीजिए ये सब सॉल्व करके अगर 10 ओम आ गया, है ना, हालांकि कुछ और आएगा, बट मैंने एज्यूम कर लिया 10 ओम आया इन सबको जोड़ के, तो ये बैटरी तो यहाँ पर 6 वोल्ट की रहेगी, तो ये 6 वोल्ट है। अब देखो इस 10 ओम में हम करंट निकाल लेंगे, है ना, V इक्वल टू आई आर से हम क्या निकाल लेंगे, करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे ही करंट आएगा तो इसमें हम पावर आसानी से बता सकते हैं कितनी आएगी, पावर होती है I² R, या फिर आप एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं पावर का, V² अपॉन R।
ठीक है, उसमें आपको करंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो V तो आपको मालूम है 6 वोल्ट, और R क्या लेने हैं आपने 10 ओम। तो कहने का मतलब सबसे मेन चीज है R इक्विवेलेंट को निकालना। अब देखो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि बैटरी से करंट को निकालो कुछ, और ये देखो कि वो करंट कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ से आई करंट निकला बैटरी से, तो इसमें आई करंट जाएगा। अब जैसे ही ये करंट आई ए पर पहुंचेगा, ए पर इसको चार रास्ते मिलेंगे। थोड़ा ऊपर जाएगा करंट, मान लो आई 1, है ना। थोड़ा करंट इधर चला गया, थोड़ा मान लो आई 2 चला गया, थोड़ा इसमें चला गया आई 3, और थोड़ा इधर चला गया मान लीजिए आई 4, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आई 1 करंट है वो 10 ओम में जाएगा और इस 10 ओम में जाएगा। तो ये 10 ओम 10 ओम आपस में क्या हो गए, सीरीज में। ठीक है, तो इसको हम सर्किट को रिड्यूस कर लेते हैं। देखो, तो थोड़ा डायग्राम मैंने आपके लिए दोबारा से यहाँ बनाया है, थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर मैंने बोला था आपको कि +6 से जैसे करंट आया, तो वो ऐसे चार हिस्सों में बट गया था, है ना, आई 1 आई 2 आई 3 और आई 4। अब देखो जो करंट आई 1 इसमें गया था 10 ओम में, वो 10 ओम से करंट निकल के किस में गया, इस वाले 10 ओम में गया। यानी ये वाला 10 ओम और ये वाला 10 ओम आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज, क्योंकि इन दोनों में सेम करंट जा रहा है। तो 10 और 10 सीरीज में, ये वाला 10 और 10 सीरीज में कितना हो जाएगा, 20। तो जो हमारा डायग्राम हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ में बना रहा हूँ, दो रेजिस्टेंस की बजाय इन दोनों को क्या दिखा रहे हैं, एक ही रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, और वो कितने ओम का हो जाएगा, 10 + 10 20। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। आप नीचे देखिए, ये 10 और 10 किस में बन गए, 20। अब देखो जो करंट बैटरी से निकलेगा, फिर से करंट को निकालो, है ना, और फिर से करंट को यहाँ पर भेजो ऐसे, और देखो ये करंट इस पॉइंट पे आके कितने हिस्सों में जाएगा। तो इस तरीके से ये बढ़ जाएगा करंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये वाला 20 ओम और ये वाला 20 ओम आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ठीक है ना, ये पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज जो होगा, इस 20 ओम के लेफ्ट में और 20 ओम के राइट में जो वोल्टेज होगा, वही इस 20 ओम के लिए भी वोल्टेज होगा, नीचे और ऊपर, है ना। तो ये 20 और 20 आपस में क्या हो गए, पैरेलल। तो पैरेलल में हमें पता है 20 एंड 20 का पैरेलल में अगर हम जोड़ते हैं तो हाफ हो जाता है 10 ओम। ठीक है, तो ये देखो, ये 20 और 20 को मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया है, 10। अब आपका ये वाला जो डायग्राम है वो इस डायग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर फिर से बैटरी से आप करंट को निकालोगे और देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है। तो जो करंट आई जाएगा वो इस तरीके से आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर तीन हिस्सों में बटेगा करंट, एक ऊपर जाएगा मान लीजिए आई 1, एक इधर चला गया मान लीजिए आई 2, और एक हिस्सा इधर चला गया मान लीजिए आई 3। तो जो करंट इस वाले 10 ओम में जाएगा, वही करंट किस में जाएगा, इस वाले 10 में जाएगा। दोबारा देख लो, जो इस 10 में जाएगा वही करंट किस में जाएगा, इस 10 में जाएगा। तो ये 10 और ये 10 आपस में किस में हो गए, सीरीज में। तो ये 10 और 10 सीरीज में कितना हो जाएगा, 20। तो डायग्राम आपका नीचे कन्वर्ट हो गया है इस तरीके से। देखो ये 20 यहाँ पर एज इट इज़ है, बस ऊपर वाला क्या लिख दिया मैंने, 20। तो नए डायग्राम को अगर आप देखेंगे, तो नया डायग्राम में ये 20 ओम हो गया है ना। अब ये 20 ओम और ये 20 ओम आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो पैरेलल में 20 और 20 हाफ हो जाता है। तो डायग्राम आपका ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ऊपर वाला 20 ये गायब हो गया, और नीचे वाले की जगह आपने क्या लिख दिया है, 10। ठीक है, अब आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दोबारा समझो। जैसे करंट अगर आएगा तो हम ये देखेंगे करंट किस में सेम जाएगा। ये करंट ऐसे आया, और जैसे ही करंट आएगा इसको दो रास्ते मिलेंगे, एक करंट ऊपर चला जाएगा और एक करंट सामने चला जाएगा। अब जो करंट ऊपर जाएगा आई 1, वही इस 10 ओम से इसमें नीचे उतरेगा, है ना। जो आई 1 इस 10 ओम में जाएगा पहले वाले में, वही आई 1 किस में जाएगा, इस दूसरे वाले में जाएगा। तो ये 10 और ये 10 आपस में क्या हो गए, सीरीज में। ठीक है, तो 10 और 10 सीरीज में कितना हो जाएगा, 20। तो डायग्राम आपका कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखो, ये वाला 10 और 10 20 हो गए, तो वो 20 यहाँ लिखा है। ठीक है, और नीचे वाला 30 ऑलरेडी था तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और राइट वाला 10 एज इट इज़ लिखा हुआ है। समझ गए। तो ये 10 और 10 मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर 20 लिख दिया है। अब थोड़ा इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आगे कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए 6 वोल्ट से करंट निकला, है ना, तो वो करंट ऐसे जाएगा। अब देखो करंट को दो रास्ते मिल रहे हैं फिर से, एक ऊपर और एक ऐसे। तो ये 30 और ये 20 आप समझ पा रहे हैं, ये आपस में किस में है, पैरेलल में। तो 20 और 30 पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है पैरेलल का, R1 R2 अपॉन R1 + R2, है ना। ये उसी से आता है फॉर्मूला, 1/R1 + 1/R2 को सॉल्व करके ही ये आता है फॉर्मूला।
तो यहाँ पर 20 और 30 का देखो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30, यानी कि 600 ऊपर आ जाएगा और नीचे 50 आ जाएगा। तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये 12 टाइम होता है, 12 5 जा 60। तो देखो यहाँ पर ये 20 और ये 30 है ना, ये 30 और ये 20, ये दोनों मिलके कितना हो गया है, ये हो गया है 12। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देखो 12 लिख दिया है, और बाकी ये 10 आपका क्या होगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ सकते हो कि यहाँ से जो करंट निकलेगा वो इस 8 ओम में जाएगा, वही करंट इस 12 में जाएगा, वही इस 10 में जाएगा। तो ये 12 और 10 आपस में क्या हो गए, सीरीज में। तो 12 10 आपस में सीरीज में, तो 22। फिर ये 22 भी 8 के साथ किस में होगा, सीरीज में, सेम करंट जाएगा। तो देखो सीरीज में होगा तो यहाँ पर 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30। अब आपका सर्किट सबसे आसान फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, कि आपका रेजिस्टेंस 30 है और वोल्टेज ये है। तो बताओ इसमें पावर कितनी डेवलप होगी, पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। आर इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं 30, एक पार्ट ये भी पूछा था, तो वी स्क्वायर 6 का स्क्वायर अपॉन 30, यानी कि 36 अपॉन 30। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 1.2 वॉट आपका आंसर आ गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा से ट्राई कीजिएगा, और हो सके तो पहले खुद से करना, और जब आपसे नहीं हो पाएगा तब सॉल्यूशन देखोगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। पहले आपको अपने आप ट्राई करना है इसको। अब देखिए अगले क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है बैटरी सप्लाइज 0.9 एम्पियर करंट थ्रू अ 2 ओम रजिस्टर एंड 0.3 एम्पियर करंट थ्रू अ 7 ओम रजिस्टर व्हेन कनेक्टेड वन बाय वन, ठीक है। तो एक डायग्राम हम बना लेते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि एक बैटरी है ई, उसका एक ईएमएफ लगा होगा स्मॉल आर, और यहाँ पर एक एक्सटर्नल रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो एक्सटर्नल रजिस्टर कितना है आपका, ये बोल रहा है 2 ओम का है। पहले केस में 2 ओम का रजिस्टर है यहाँ पर लिखा है, और 0.9 एम्पियर का करंट इसमें क्या जा रहा है, सप्लाई हो रहा है, ठीक है, 0.9 एम्पियर का। तो आप यहाँ पर इक्वेशन क्या लिख सकते हो, ई इक्वल टू आई आर प्लस आर, है ना, या फिर ई इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। देखो इस वाले 2 ओम में कितना रजिस्टर ड्रॉप होगा, वो होगा आई आर, है ना, और इस वाले में भी सेम करंट आएगा, तो इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो होगा स्मॉल आई आर। तो दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, ई के बराबर। तो ई इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, ये इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करके लिखते हैं, ई इक्वल टू आई कितना है 0.9, और आर कितना है कैपिटल 0.2 या 2 ओम है, आई फिर से कितना है 0.9, और ये कितना है स्मॉल आर, ये हमें नहीं पता। तो ई की वैल्यू ये आ गई है ना। अब ये देखो एक इक्वेशन बन चुकी है, कैपिटल ई और स्मॉल आर दो वेरिएबल हैं, ये एक आपकी इक्वेशन बन गई है। अब ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। देखो सेकंड में डेटा क्या लिखा है कि 7 ओम का रजिस्टर अगर होगा तो करंट कितना जाता है, 0.3 एम्पियर, ठीक है। तो ये सिचुएशन मैंने बना दी है, इसमें 0.3 एम्पियर का करंट जा रहा है 7 ओम के लिए। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखो ई इक्वल टू, यहाँ से आई इंटू आर है, तो आई की जगह क्या लिखेंगे 0.3, और आर कितना है 7, ठीक है। फिर क्या है देखो आई इंटू स्मॉल आर है, तो आई की जगह क्या लिखेंगे 0.3, और स्मॉल आर की जगह क्या लिखेंगे स्मॉल आर। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इसमें भी लेफ्ट में ई है, इसमें भी लेफ्ट में ई है, तो इसकी राइट साइड और इसकी राइट साइड को मैं इक्वल कर दे रहा हूँ। तो ये सॉल्व मैंने कर लिया है, आर की वैल्यू आ गई स्मॉल में, आर की वैल्यू आ गई है आपकी 0.5, ठीक है। एक बार आप इसको चेक कर लेना। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है वो सही बन रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल शो दैट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर राइज विद टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तीन पार्ट पूछे हुए हैं, तो वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट पार्ट में आपका जैसे पूछा हुआ है कि अल्फा को डिफाइन करना है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आर फाइनल बराबर क्या होता है, आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो इसमें जो ये अल्फा आता है इसको डिफाइन करना है। देखो फॉर्मूले से भी आप चाहें तो लिख सकते हो, आर फाइनल माइनस आर नॉट बराबर क्या आ जाएगा, आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, है ना। इस आर नॉट को यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया और इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। यानी ये क्या होता है, आर फाइनल माइनस आर नॉट,
ये है डेल्टा आर बराबर आर नॉट एल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से आप एल्फा का फॉर्मूला बना सकते हो, वो बनेगा डेल्टा आर अपॉन एल्फा आर नॉट डेल्टा टी। ठीक है ना। तो यानी कि अब आप एल्फा को कैसे डिफाइन करोगे, अगर इनिशियल रेजिस्टेंस आपका 1 है, आर नॉट आपका क्या है 1 यूनिट, और चेंज इन टेम्परेचर भी डेल्टा टी भी आपका क्या है वो भी है 1, तो एल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर। तो इसी को लैंग्वेज फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है। ये बोल रहा है कि चेंज इन रेजिस्टेंस है ना, यानी कि डेल्टा आर पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, यानी कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए यूनिट, पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, यानी डेल्टा टी भी क्या होना चाहिए 1। तो उस समय जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा डेल्टा आर, उस डेल्टा आर को ही हम क्या बोलेंगे अल्फा। तो डेल्टा आर की वैल्यू अल्फा के बराबर है। एक बार डेफिनेशन को याद रख लेना आप, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। या तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हैं कि ये फॉर्मूला लिखने के बाद आप लिखना इफ़ आर नॉट इक्वल टू 1, यानी ओरिजिनल रेजिस्टेंस 1 हो या 1 यूनिट हो, है ना, और जो डेल्टा टी होगा चेंज इन टेम्परेचर वो भी क्या होना चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या 1 केल्विन। तो उस समय जो डेल्टा आर होगा वो डेल्टा आर ही किसके बराबर होगा अल्फा के बराबर होगा चेंज इन रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए बोल रहा है शो द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर विद राइज इन टेम्परेचर। तो देखो कॉपर जो है आपका वो क्या है मेटल, तो मेटल का रजिस्टिविटी रो के साथ रो वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ पूछ रहा है ना, मेटल के लिए रो वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको तीनों ग्राफ आने चाहिए है ना, एक ग्राफ इसमें होता है, दो ग्राफ आपके और भी होते हैं इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए। तो देखो मेटल के लिए ग्राफ आपका कैसे बनता है, इस तरफ रो लिखते हैं इस तरफ टेम्परेचर। तो कॉपर यानी कि मेटल है आपका, ठीक है ना, कॉपर आपका क्या है मेटल, तो उसके लिए ग्राफ आपका इस तरीके से बनता है रो वर्सेस टी का। ठीक है। दूसरा अगर कोई बोले सेमीकंडक्टर के लिए, हालांकि इसमें पूछा नहीं है, लेकिन कोई सेमीकंडक्टर के लिए बोलेगा तो सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ आपका कैसे बनता है, वो इस तरीके से बनता है, यहाँ पर रो लिखते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर। और तीसरा ग्राफ एनसीईआरटी में दे रखा है, वो भी आपको याद रखना है, एलॉय के लिए है ना, यानी कि मिक्सचर होता है, मेटल इंसुलेटर ये सब मिक्सचर करके बनता है, तो उसका ग्राफ आपको थोड़ा इस तरीके से याद रखना है रो वर्सेस टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाला ग्राफ पूछा था तो ये बना के आपको आना था। ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या बोला है। देखिए थर्ड पार्ट में बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 10, ये 10 ओम है, क्यों नहीं है 10 ओम एट 20 डिग्री एट 27 डिग्री सेल्सियस है ना। तो जो रेजिस्टेंस है वो आपका कितना है 10 ओम है, जब T1 टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। फाइंड इट्स रेजिस्टेंस एट -73 डिग्री सेल्सियस, यानी कि T2 आपका कितना है -73 डिग्री सेल्सियस है, उस पर आपको ये निकालना है। ठीक है। देखो आप ये कर सकते हो, जो कम वाला टेम्परेचर है ना उसको आप T1 भी बोल सकते हो, तो जो कम वाला है उसको हम T1 बोल देते हैं। ठीक है। और जो ज़्यादा वाला रेजिस्टेंस ज़्यादा वाला टेम्परेचर है उसको हम क्या बोल देते हैं T2। तो यहाँ पर जो आपका ये फाइनल रेजिस्टेंस है ये 10 दे रखा है ना, और इनिशियल रेजिस्टेंस आपसे पूछा हुआ है। दोबारा समझ लो, एक फॉर्मूला होता है आपका फाइनल रेजिस्टेंस बराबर इनिशियल 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला आपका एनसीईआरटी में गिवन है इस चैप्टर में। तो इसमें आपका आर फाइनल जो होता है वो बड़े टेम्परेचर का रेजिस्टेंस होता है, जैसे 10 ओम है T2 पर, और फिर T1 कितना है -73, तो उस पर क्या है निकालना है। और इसमें ये लास्ट में दे रखा है एल्फा की वैल्यू, आप ध्यान से देखो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये एल्फा आपको दे रखा है, तो मैं वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, आर फाइनल की जगह 10 ओम, आर नॉट निकालना है। एल्फा कितना है 1.7 10 की पावर -4, T2 हमारा कितना है 27, और T1 क्या है -73। देखो यहाँ दो दो माइनस आएंगे क्योंकि एक यहाँ ऑलरेडी टेम्परेचर में गिवन है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फाइनल आपका आंसर आ गया 9.83। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत आसान है, इसको याद रखना है आपने, इसमें वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें बोल रहा है ए हीटर कॉयल रेटेड एज पी कॉमा वी इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, एक देखो हीटर की कॉयल है, कॉयल मतलब हीटर का जो वायर होता है उसका रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, उसकी पावर रेटिंग लिखी हुई है पी कॉमा वी, है ना, यानी उसकी पावर पी है अगर उसे वी वोल्ट से आप ऑपरेट करते हो। यानी रेजिस्टेंस क्या होता है या पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यानी रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया इसका, वी स्क्वायर अपॉन पी आपको रेजिस्टेंस गिवन है ना। पी कॉमा वी का मतलब है अगर आप वी वोल्ट अप्लाई करोगे तो पी पावर डेवलप हो रही है। अब ये बोल रहा है वन ऑफ द पार्ट इज देन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्ट वी। इसमें क्या किया गया है, इसको इसको दो इक्वल पार्ट में कट कर लिया गया है ना। एक को आपने कर लिया है आर, हाफ आर बाई टू में कट कर लिया है, यानी एक का रेजिस्टेंस कितना है वी स्क्वायर अपॉन टू पी, और दूसरे को भी आपने क्या कर लिया है, आधे को कर लिया है, और दूसरा पार्ट जो है उसका रेजिस्टेंस भी क्या है, हाफ हो गया है ना, वी स्क्वायर अपॉन टू पी। अब ये बोल रहा है जो पहला वाला पार्ट है ना, इसका रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया है, वो पार्ट हो गया है वी स्क्वायर अपॉन टू पी। अब देखो इसने वी वोल्ट से कनेक्ट किया है इसको, है ना, इस रजिस्टर को किससे कनेक्ट किया है, वी वोल्टेज से कनेक्ट किया है, प्लस माइनस। देखो दोबारा समझ लो शॉर्ट में क्या लिखा था, जैसे एक रेजिस्टेंस था आर, है ना, उसकी पावर रेटिंग है पी कॉमा वी। अब आर तो हमें क्वेश्चन मार्क है, बताया नहीं कितना रेजिस्टेंस है, पर पी कॉमा वी बता रखा है, यानी कि अगर वी वोल्ट लगाओगे तो पी पावर डेवलप होगी। तो इस फॉर्मूले से पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस वी स्क्वायर अपॉन पी। अब बोल रहा है इस रजिस्टर के, ये जो रजिस्टर है इसके दो टुकड़े कर दिए, तो बताओ रजिस्टर कितना हो जाएगा, अभी रजिस्टर वी स्क्वायर अपॉन पी है, तो हाफ टुकड़े का रजिस्टर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टू पी। ठीक है, अब ये बोल रहा है ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को वी वोल्ट से हमने कनेक्ट कर दिया, तो पावर कंज्यूम्ड कितनी होगी, है ना, इसमें कितनी पावर कंज्यूम्ड होगी। तो पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं, पावर इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन पी होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, सॉरी, है ना, पी का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वोल्टेज तो वी लगाया, पर रेजिस्टेंस कितना कितना है इस बार, वी स्क्वायर अपॉन टू पी, वी स्क्वायर अपॉन टू पी। तो पावर कितनी आ जाएगी, टू पी आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। ठीक है, दोबारा देख लेना इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लेना कैसे कैसे हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। इसमें बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm स्क्वायर। तो थोड़ा सा जो पहली लाइन है उसको देखते हुए हम समझते हैं क्या बोल रहा है। जैसे एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, इधर 1 वोल्ट है इधर 0, तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। और बोल रहा है कि उस कंडक्टर की लेंथ है 5 मीटर, है ना, 5 मीटर क्या है इसकी लेंथ हो गई, यानी कि एक तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, और बोल रहा है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 mm स्क्वायर है, यानी ये जो एरिया होता है ये क्रॉस सेक्शन ये कितना है 1 mm स्क्वायर, यानी कि 10⁻⁻⁶मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करके। व्हेन ए करंट दिस मच एम्पियर इज पास थ्रू द कंडक्टर, बोल रहा है इस कंडक्टर में जो करंट पास हो रहा है वो कितना है 4.25 एम्पियर करंट पास हो रहा है। तो ये सब गिवन डेटा है। पूछ रहा है कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड, है ना, ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है। अब देखो पहली चीज पूछी है इसने ड्रिफ्ट स्पीड, वो कैसे निकलेगी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला इसमें लगता है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, अब इसमें लास्ट में देखो एक चीज और दे रखी है कि नंबर डेंसिटी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की एन, है ना, कि यानी पर मीटर क्यूब में कितने वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करें तो क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखो आई क्या है, गिवन है आपको, है ना, कितना एम्पियर है इसमें, आई अगर आप देखोगे 4.25, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 4.25। एन हमें गिवन है वो कितना है 8.5, 10⁻28। ठीक है, स्मॉल ई हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6, 10⁻⁻19। ए क्रॉस सेक्शन एरिया है 10⁻⁻6। तो हमारा क्या बचा खाली वी डी। अब आपको इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, इतना आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, वैल्यू मैंने बता दी है कैसे पुट करनी है, इस फॉर्मूले से निकलेगा। अब दूसरा पूछ रहा है इसने रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम हम जो बोलते हैं वो क्या होता है, टाउ को बोलते हैं। ठीक है ना,
तो देखो इसमें आपका एक वीडी का फॉर्मूला होता है, वीडी इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन एम टाउ। ठीक है, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एम इलेक्ट्रॉन का मास और टाउ टाइम। तो यहाँ पर देखो वीडी हमें गिवन है 3.125, ठीक है, और 10⁻⁻⁴ है ये, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें मालूम है कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19। अब देखो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इस वाले कंडक्टर के डेटा से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। वो क्या होता है, V1 माइनस V2 अपॉन एल। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से बनता है, ये dV/dr से बनता है। ठीक है ना, dr मतलब कंडक्टर की लेंथ और dV मतलब V1 माइनस V2। तो V1 देखो यहाँ पर कितना है, 1 वोल्ट है, और V2 क्या है, 0। तो 1 माइनस 0, और लेंथ कितनी है कंडक्टर की, 5 मीटर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आया, वो आया 0.2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं 0.2। ठीक है, ई पुट कर दिया, और टाउ हमें पता नहीं है तो टाउ को टाउ लिख दिया। अपॉन में क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻⁻31 kg। अब अगर आप इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखेंगे तो इस कैलकुलेशन में हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है एक्चुअल में। दोबारा मैं बोल देता हूँ, फॉर्मूला क्या है आपका, ये है वी डी इक्वल टू ई/एम टाउ। तो यहाँ सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं, केवल टाउ वैल्यू पुट नहीं करी है। इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू चेक करो कितना आंसर आएगा। ये आंसर आपका मैच करना चाहिए 8.872 10⁻⁻15। अब देखो फॉर्मूला मैंने समझा दिया आपको, जिसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आपको ट्राई करनी है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप दोबारा अटेम्प्ट कीजिएगा अपने आप। ठीक है, सब क्वेश्चन आपको पहले एक बार रफ कॉपी में करके देखने हैं, तब जाके सॉल्यूशन करना है। ये नहीं कि आते ही सॉल्यूशन करने लग गए, है ना, पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यूजिंग किरचॉफ लॉ कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम 1 ओम एंड 2 ओम, है ना। देखो इसमें दो बैटरी है, एक 10 वोल्ट की बैटरी है और एक 6 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ से करंट निकलेगा, वो अलग अलग रजिस्टर में जाएगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, बैटरी के इस तरफ हम प्लस माइनस मेंशन कर देते हैं। ठीक है ना। अब देखो 10 वोल्ट की बैटरी से मान लीजिए कोई करंट आया, है ना, I1 या आई करंट आया। ये आई करंट क्या करेगा, ये आई करंट इस 4 ओम में जाएगा। ठीक है ना, आई करंट इसमें जाएगा। अब जैसे ही आई करंट इस यहाँ से निकल के इसके ऊपर आएगा, इसको दो रास्ते मिलेंगे। एक रास्ते में नीचे की तरफ को आ जाएगा, मान लीजिए I1 इधर आ गया, और दूसरे रास्ते में ये मान लीजिए I2 करंट इसमें चला गया 1 ओम में। ठीक है ना, तो यहाँ से I2 करंट वापस आएगा, और I2 करंट यहाँ से बैटरी से निकलेगा। ऐसे ही I1 ऊपर से नीचे आएगा, तो वापस बैटरी में कितना करंट चला गया, I1 प्लस I2। यानी कि जितना करंट बैटरी से निकला था आई, उसके दो हिस्से हुए थे, I1 I2, वो वापस आ गए। तो हम ऐसा मान सकते हैं बैटरी से I1 प्लस I2 करंट निकला है। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें फर्स्ट 4 ओम में कितना जाएगा, I1 प्लस I2। ठीक है, और अब बाकी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो इसको तो मैं लूप 1 बोल रहा हूँ। ठीक है ना, और इस वाले को लूप 2। तो लूप 1 में मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ चलना, मैं P से जाऊँगा Q की तरफ को। तो मैं लिखूँगा माइनस का IR, यानी कि I1 प्लस I2 इंटू आर। फिर मैं Q में आ गया हूँ, अब मैं इस प्लस से कहाँ को जाऊँगा, माइनस को। तो मैं लिखूँगा माइनस का IR, यानी कि माइनस का 2 इंटू I1। फिर मैं S पर आ चुका हूँ, अब मैं इस माइनस से कहाँ जाऊँगा, प्लस में। तो प्लस का 10 वोल्ट और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो ये I1 और I2 में एक इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सॉल्व करके ये इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, अब हम लूप 2 में रोटेट करते हैं। लूप 2 में देखो मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मान लीजिए Q से जाता हूँ R की तरफ। ठीक है, फिर ऐसे ही रोटेट करूँगा क्लॉकवाइज और वापस Q पे आऊँगा। तो मैं Q से R की तरफ जाऊँगा, तो मैं प्लस से माइनस जा रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, माइनस का I2 R। ठीक है, फिर मैं R पे आ गया, अब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, कुछ नहीं मिला रास्ते में, अब मैं माइनस से प्लस जाऊँगा, तो मैं क्या लिखूँगा, प्लस का 6। ठीक है, अब फिर मैं माइनस से कहाँ जाऊँगा, प्लस, है ना, ऊपर को चढ़ूँगा यहाँ से। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्लस का IR, और देखो मैं वापस Q पे आ गया, तो इक्वल टू 0। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मेरी इक्वेशन 2 बन चुकी है। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, इस इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ,
जिससे I2 का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा और 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। ये तो मैंने इक्वेशन 1 से लिखा है, दोबारा से इसको कॉपी किया है। अब मैं देखो 2 से क्या लिख रहा हूँ। ये मेरी इक्वेशन 2 से बन चुकी है। अब दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। मेरा I1 सॉल्व होके आ गया। I1 की वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में, तो I2 आ जाएगा। या एक काम करते हैं, I1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। I2 इक्वल टू कितना आ गया, 4 एम्पियर। देखो I1 अगर माइनस का 1 आ रहा है तो इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रहा है, ठीक है। तो हर एक रजिस्टर से हमें करंट बताना था। देखो 4 ओम से कितना जाएगा, ये 4 ओम में I1 प्लस I2 है, यानी कि I1 मेरा -1 आया था और I2 क्या आया था, 4। तो I1 प्लस I2 को सम करोगे तो कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2 वो आ जाएगा 3। तो इस 4 ओम में जाएगा मेरा 3 एम्पियर करंट, ठीक है। अब देखो इस 1 ओम में कितना जा रहा था, I2 मेरा कितना एम्पियर आया था, 4 एम्पियर। और 2 ओम में मेरा कितना रजिस्टर जा रहा था, I1 यानी कि -1। -1 का मतलब है करंट ऊपर से नीचे ना आके नीचे से ऊपर जाएगा। तो ये भी 1 एम्पियर का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा ट्राई कीजिएगा खुद से। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉन drift speed is so small and the electron's charge is also very small, but we still obtain a large amount of current in a conductor which is due to, ठीक है, potential difference, electron number density, area of the cross section, length of the conductor। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे कोई बल्ब होता है ना, वो किसी बैटरी से आपका क्या है, कनेक्टेड है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन के चलने से आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट में चलते हैं। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट यहाँ पर पहुँचेगा, है ना, करंट यहाँ पर पहुँचेगा। तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत धीरे धीरे चलता है, मतलब उसकी स्पीड होती है 1 mm/सेकेंड। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेंज होती है। और यहाँ पर जाने में ये बोल रहा है कि करंट बहुत ज़्यादा एम्पियर का कैसे मिल जाता है जब इसका चार्ज इतना कम है, तो ठीक है। और इसकी ड्रिफ्ट स्पीड भी कम है, तो एकदम से इतना हाई करंट क्यों मिल जाता है। तो उसका कारण क्या हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस, हाई वोल्टेज का होना, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन हमारे सर्किट में अगर आप देखोगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ेगा कैसे, जब इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे लिख दिए हैं। तो करंट बहुत ज़्यादा कब मिलेगा, करंट का फॉर्मूला होता है Q/T, और Q क्या होता है, Ne/T। तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बहुत छोटा है, तो नंबर क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा होगी तब जाके करंट बढ़ेगा आपका, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही है, इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा और रिवाइज कीजिएगा। ओके, थैंक यू।